नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आरुषि मर्डर केस से रिलेटेड। जी हाँ, आप सही सुने। बहुत सारे लोग इस केस के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। यदि आप जानते होंगे तो इससे कुछ ऐसे फैक्ट और ऐसी बातें मैं आज बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आप लोग को अभी तक नहीं पता होगा। तो चलिए, आरुषि मर्डर केस एक ऐसा मर्डर केस है जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है, एक तरह से बोला जा सकता है। जहाँ तक इतना खतरनाक स्टोरी, इतने खतरनाक दो लोगों का मर्डर, सस्पेक्ट्स कई और कहानी अभी तक सोल्व करने के लिए सीबीआई तक पहुंच गए, नोएडा पुलिस तक पहुंची, पर सोल्व किसी ने अभी तक नहीं कर पाया। किसी को अभी तक नहीं होता है, फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। दरअसल देखिए, हमारा सिस्टम थोड़ा सा चल रहा है इस प्रोसेस में। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, देखिए क्या होता है, फैसला क्या आता है। कहानी शायद आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो चलिए, जिन लोगों को पता नहीं है आरुषि तलवार मर्डर केस के बारे में, कौन थी आरुषि, उनके डॉक्टर पिता ने कैसे उन पर लगा आरोप कि इन्होंने मर्डर किया अपनी बच्ची को, कैसे नौकरों पर लगा कि इसने अपने मालकिन के बेटी को मारा, सब कुछ आज परत दर परत हम उसको उठाएंगे और आपको हम बताने जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा आरुषि मर्डर केस से रिलेटेड A to Z स्टोरी सिर्फ एक वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। दरअसल आरुषि का जन्म 24 मई 1994 में हुआ था और वो बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी लड़की भी थी और इनके माता पिता दोनों अच्छे डॉक्टर थे और इनका घर था नोएडा LG 32, आपको जलवायु बिहार में। और आरुषि बहुत ही पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद की बात देखिए, सब आरुषि का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, पैसों की कमी थी नहीं, सब कुछ अच्छा था। घर में नौकर भी थे, एक जो हिमराज नाम का नौकर, एक भारती नाम का नौकरानी जिसको बोल सकते हो आप, और बहुत सारे लोग काम करने वाले, एक ड्राइवर, बहुत सारे लोग काम करने वाले थे। मतलब पैसे की कोई कमी थी नहीं। दरअसल हुआ क्या कि आरुषि के मर्डर जब हुई, मर्डर होने के बाद तीन चीज बोला गया। पहला चीज ये बोला गया कि पहले नोएडा पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, नोएडा पुलिस के बाद सीबीआई के बाद फाइनल सीबीआई जब कोर्ट में जाती है तो उसने अपना बयान दिया। दो तीन चीज बनी, तीनों समझिए कि एक तरह से रिलेटेड है। तो रिलेटेड क्या है, मैं पूरे कहानी में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जब मौत हो गई आरुषि तलवार की, जब मर्डर हो गई हिमराज की, तो उसके बाद की कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है, दरअसल आप सोच रहे होंगे क्या है भाई। तो कहानी ये है कि जब मर्डर होता है उसके बाद की जो है परिस्थिति क्या शुरू होती है। आरुषि मर्डर केस से रिलेटेड 3 केस है। 3 केस नंबर 1 नोएडा पुलिस, केस नंबर 2 सीबीआई, केस नंबर 2 सीबीआई 3। और तीनों केस के बारे में केस 1 क्या कहता है, केस 2, केस 3, मतलब अलग अलग जो समरी है, अलग अलग कहानियां जो बताई गई हैं, वो मैं पूरे तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक हमारे चैनल को पूरी अच्छे तरीके से आपको लेयर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी बहुत सारी कहानी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, क्राइम मर्डर, क्राइम से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, पूरा जाकर देखिएगा। तो दरअसल क्या होता है, पहला नोएडा पुलिस का कॉन्फ्रेंस में आपको बता देता हूँ। नोएडा पुलिस ने कहा, फर्स्ट टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उन्होंने बोला कि राजेश तलवार जी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, एक उसी के क्या नाम था मैं बता दूं, अंकिता दुर्रानी के साथ। और ये बात अंकिता को उसके दोस्त के थ्रू पता चल गई थी। तो अंकिता थोड़ा सा नहीं होता है, नाराज रह रही थी राजेश तलवार जी से। और इस कारण क्या हुआ कि वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगी किसके साथ, अपने नौकर जो कि हिमराज 45 साल का था, लगभग 40 से 45 साल के आसपास उसकी उम्र थी, उसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में रहने लगी। और उस दिन क्या हुआ कि राजेश ने हिमराज को अपनी बेटी के साथ, हिमराज और बेटी दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया था, इस कारण उसने हत्या कर दी। पहला स्टेटमेंट। इसमें छीछाली बहुत हुई पुलिस की। और फिर पुलिस ने बोला कि बयान थोड़ी देर बाद ये बोला कि भाई जब हिमराज के फिजिकल रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल क्या नाम है, डॉक्टर राजेश तलवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उसकी बेटी को पता चला, आरुषि को, तो उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया डॉक्टर राजेश को। इसीलिए
डॉक्टर राजेश ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। सेकंड कहानी उसी नोएडा पुलिस के थ्रू। और हत्या करने के बाद हेमराज ने जब उसको देख लिया तो सबूत कोई न रहे, इसलिए डॉक्टर राजेश तलवार ने हेमराज को ही मार दिया। फर्स्ट कहानी आपको ये रहा। आपको क्या लगता है ये बात सही है? ये बात सत्य हो सकती है? देखिए, हमारा काम है कहानी बताना, बाकी जज करना हमारा काम नहीं है, आपका काम है या जज का काम है। बाकी कोर्ट में केस है तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। सेकंड कहानी क्या होता है सुनिएगा। सेकंड कहानी ये होता है कृष्णा जो कि कंपाउंडर था डॉक्टर राजेश तलवार के यहाँ। सेकंड क्या ना तो राजकुमार जो कि उसके दोस्त के यहाँ नौकर था। थर्ड हेमराज जो इनके यहाँ नौकर था। तीनों रात भर पार्टी शार्टी करते हैं हेमराज के यहाँ, सॉरी राजेश तलवार के यहाँ, वही हेमराज के यहाँ। पार्टी शार्टी करने के बाद थोड़ा मन भटकता है हम कृष्णा का मन भटकता है तो कृष्णा ने हेमराज के यहाँ, सॉरी क्या आरुषि के साथ नहीं होता है आंतरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसके रूम के तरफ बढ़ता है। जब उसके रूम की तरफ बढ़ता है तो हेमराज उसको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं ये गलत है, मालकिन की बेटी है, मतलब हमारे यहाँ मालिक एक की तरह से देख सकते हो। तो कृष्णा ने हेमराज को पहले मारा कि तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो, उसके बाद आरुषि की मर्डर कर दी। ये कहानी रहा सीबीआई ने जब पहली बार उसके पास केस गया तो उसने अपनी रिपोर्ट बनाई जो भी जांच पड़ताल की। कृष्णा को अरेस्ट किया गया, राजकुमार को अरेस्ट किया गया। एक कहानी और बनी। कहानी ये बनी कि जब हेमराज को लाया गया था, जब हेमराज को एज नौकर रखा गया था, उसके पहले एक काम किया करता था विष्णु शर्मा नाम का बंदा काम किया करता था डॉक्टर राजेश तलवार के यहाँ। पर वो थोड़ा नहीं था काम के प्रति सिंसियर न होने के कारण उसको राजेश तलवार हटा देते हैं और हेमराज को रख लेते हैं। जी हाँ, और हेमराज भी कहाँ से था? हेमराज भी नेपाल से था, विष्णु शर्मा भी नेपाल से थी, वो नेपाल से था। तो पहला ये सस्पेक्ट ये बनता है कि हेमराज के प्रति गुस्सा आ गया विष्णु शर्मा को हेमराज के कत्ल किया। उसके बाद आरुषि ने देख लिया ये कहानी तो उसने मर्डर कर दिया आरुषि को भी और भाग गया नेपाल। भाई एक कहानी में इतने सारे कहानी, एक मर्डर, दो मर्डर स्टोरी में इतने सारे स्टोरी है कि आदमी को दस्तर चकरा जाए। भाई स्टोरी है, फिल्म बना रहे हो क्या? थ्रिलर फिल्म। चलिए, जैसे इस पर फिल्म भी बन चुकी है। उस मूवी का मैं बता देता हूँ, तलवार मूवी है, इरफान खान है और कोंकणा सेन। यदि आपने देखा हो तो अच्छा, नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो। उसके बाद क्या कहानी आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सीबीआई ने फिर दलील देती है जाके वहाँ के कोर्ट में, पूरी कहानी बताती है 11-12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कि क्या क्या घटना कैसे क्या हुआ। क्या होता क्या है कि राजेश तलवार, मैं पूरी घटना को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीबीआई ने क्या बताया। होता ये है कि 15 मई को 16 मई के रात 12 बजे 15 मई को रात को काम करने बैठते हैं राजेश तलवार। अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। वाईफाई क्या हो रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था, वाईफाई काम अच्छे से नहीं कर रहा था। तो क्या होता है, नूपुर तलवार को बोलते हैं जाके वाईफाई ऑन कर दो। तो नूपुर तलवार जाती है आरुषि के कमरे में, आरुषि के कमरे में दरअसल वाईफाई लगा हुआ था। जाती है तो देख रही होती है कि आरुषि तलवार जो है एक बुक पढ़ रही होती है, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। उन्होंने बिल्कुल कुछ बोले हुए गया, वाईफाई को फिर से ऑन ऑफ किया। जब तक लाइट का रेड सिग्नल हटा नहीं, जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ, तब तक वो वहाँ से हिली नहीं नूपुर तलवार, क्योंकि बार बार ऑफ हो रहा था। वो देखी और बिना डिस्टर्ब किए हुए आरुषि तलवार को, फिर उसके बाद निकल जाती है। आरुषि तलवार में क्या था, रूम की कहानी में बता दूं। रूम ऐसा था कि जैसे कि आप अंदर रूम में हो तो आपके पास की है जिसको लॉक कर दिए तो बाहर से कोई खोल नहीं सकता है, और एक की राजेश तलवार और नूपुर तलवार के पास हुआ करती जो कि बाहर से ओपन करके जा सकते थे रूम में, और किसी के पास चाबी हुआ नहीं करता। और जब भी सोती थी आरुषि तलवार तो रूम को लॉक करके सोया करते थे। दरअसल ये है। उसके बाद हुआ यूं कि जब आरुषि तलवार की, दरअसल कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं कुछ चीज़ और बता देना चाहता हूँ। दरअसल क्या हुआ था कि 24 मई को, मैं 15 मई की बात कर रहा हूँ, तो उसके ठीक एक सप्ताह बाद क्या था, स्कूल की छुट्टियां होने जा रही थी, जैसे गर्मी छुट्टी होता है आप देखते ही हो। तो आरुषि का क्या मन था कि बर्थडे सेलिब्रेशन जो है हम लास्ट डे अपने दोस्तों लोग के साथ करें, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वो बर्थडे सेलिब्रेट शायद होता है।
और राजेश तलवार क्या करते हैं, सोनी का डीएस कैमरा लेकर आते हैं और रख देते हैं तलवार, आरुषि तलवार को देने के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा था कि मैं ये जो गिफ्ट दूंगा आज नहीं, बर्थडे के दिन दूंगा। लेकिन नुपुर तलवार के कहने पे उन्होंने ये गिफ्ट दिया, सोनी का कैमरा उसको, आरुषि तलवार को। और आरुषि ने खूब से ढेर सारे फोटो वीडियो बनाई उस समय कि मैं बता दे रहा। और उसके बाद बहुत खुश नज़र आ रही थी वीडियो शूट होने के बाद, कैमरे में फ़ोटो लेने के बाद। लेकिन कहानी, चलिए अब बैक टू द कहानी आते हैं, बैक टू द। दरअसल क्या हुआ कि वाईफाई ऑफ हो गया था, वाईफाई को ऑन करने गए नुपुर तलवार, वाईफाई ऑन करके आ जाती है, मेल भेजते हैं बार-8 में। उसमें क्या था कि एक दोस्त होता है शायद अनमोल नाम का, उसने कॉल किया। चलिए छोड़िए, अनमोल को कहानी से हटा देते हैं, अभी छोड़ दीजिए उसको, बाद में हम आपको समझाएंगे। तो क्या होता है कि उसके बाद नुपुर तलवार चली जाती है, अपने रूम में चले जाती है और राजेश तलवार काम कर रहे होते हैं कंटिन्यू लेवल पे। उनको कुछ देर बाद कुछ आवाज़ आती है, आवाज़ उनको लगता है कि हेमराज के रूम से आ रही है। तो वो जाकर हेमराज का रूम चेक करते हैं, हेमराज के रूम में कोई नहीं। फिर थोड़ी देर बाद काम करते हैं, फिर थोड़ी सा आवाज़ आती है, फिर वो जाके चेक करते हैं इसका रूम, आरुषि के रूम। और आरुषि के रूम में जाकर चेक करने के पहले देखते हैं कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि आरुषि का जब भी सोती थी तो वो दरवाज़ा लॉक करके सोया करती थी। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो जाते हैं रूम में और जाकर देखते हैं कि हेमराज और आरुषि बहुत ही, नहीं बोलते हैं, खराब अवस्था में थी, या तो फिर दोनों फिजिकल रिलेशन की अवस्था में थी। जैसे फिजिकल रिलेशनशिप में रहते लोग उस तरह से इनको देखते हैं, देखते ही पारा चढ़ जाता है। ठीक है, पारा चढ़ने के बाद गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होने के बाद जाते हैं हेमराज के रूम से हॉकी स्टिक, गोल्फ स्टिक शायद लाते हैं। गोल्फ स्टिक से पहले हेमराज को मारते हैं सर पे, तो वो बचने की कोशिश करता है। बचने की कोशिश करने में वो नाकाम होता है, उसके सर पे चोट लगती है। इतने सेकंड वार करने ही वाले थे पूरी ताकत लगाकर, तो हेमराज क्या होता है, हटने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हटता है तो उसको न लगकर आरुषि को लग जाती है, आरुषि तलवार को लगती है। कोई भी भाई, कोई भी पेरेंट्स हैं, अपनी बेटी, उसकी बेटी की उम्र 14-15 साल और कहाँ वो 45 साल के बंदे के साथ रिलेशनशिप में यदि कोई देख ले तो ऐसा ही पारा गर्म हो जाएगा। ये कहानी में भी यही बताया गया कि यदि देख लिया उसके पारा गर्म हो गए। और हालांकि वो आरुषि को मारना नहीं चाहता था, अब मारना चाहता तो हेमराज को, आरुषि को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सीडेंटल आप बोल सकते हो कि लगा और वहाँ पर बेहोश हो गई। किसी को लगा मर गई, कोई वहाँ पे जो थे उनको लगा मर गई, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राजेश तलवार को, सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि ये बेहोश हो जाता है चोट लगने के कारण। इसको डॉक्टर तलवार लेके जाते हैं, मार देते हैं। किस चीज़ से? अपने ब्लेड जो होता है, देखिएगा ब्लेड होता है आपको अलग ही रहता है, उस ब्लेड से काटते हैं गला को, गला में थोड़ा चीर देते हैं और उसको छत पर ले जाकर रख देते हैं। कौन सा ब्लेड से? को डॉक्टर का लेग ब्लेड आता है, मेरे को नाम क्या नाम तो होता ब्लेड का, सॉरी मेरे को भूल रहा हूँ। वो ब्लेड से काट कर रख देते हैं ऊपर गर्दन में, इस तरह से कि जिंदा न बचे। हालांकि उसकी मौत हुई थी कि नहीं हुई थी पता नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट जो आती है एक आइडिया ये देता है कि इस बीच में मौत हुई थी। एग्जैक्ट टाइमिंग की 12 बजे, एग्जैक्ट टाइमिंग 12:30 में ये नहीं बताता है, 1 से 1:30 या 12:30 से 1:30 बजे तक, इस तरह से बताता है। तो पोस्टमार्टम में यही रिपोर्ट आई थी। तो मर जाता है, हेमराज को ऊपर जाके रख देते हैं डॉक्टर साहब ले जाकर ऊपर छत पे, और उसको कूलर ऊपर रखा हो तो उसमें जाकर डाल देते हैं। पहला केस। सेकंड केस क्या होता है कि जब वो, हाँ पहला हो गया, मार के ऊपर रख दिए, कूलर में डाल दिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो आरुषि को शायद चेक करते हैं, हड़बड़ाहट पे नहीं चेक करते हैं कि मरी कि नहीं मरी, क्या है, और वो ब्लेड से इसकी गर्दन पे भी खत्म उसी लेवल पे निशान लगा देते हैं और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। किसकी? आरुषि तलवार की।
और क्या करते हैं इन लोग, फिर बेडशीट वेडशीट चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, बेड को चेंज करते हैं, जो भी था सब कुछ को हटाते हैं, क्लीन साफ सफाई करते हैं पूरे रूम को, और उसके बाद फिर आरुषि को वहीं पे डाल देते हैं बेड पे, इसलिए कि किसी को शक ना हो। ये कहानी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर तलवार, जो राजेश तलवार थे, वो अपनी गोल्फ स्टिक और कुछ चीज़ें लेकर अपने बाहर चल जाते हैं और जाकर डंप करके आते हैं। फ़ोन वोन हो गया ये सब जाके डंप कर देते हैं। फ़ोन को शायद डंप करते नहीं, पर हाँ गोल्फ ये जो स्टिक थी उसको जाकर, और जो ब्लेड था उसको जाकर डंप करके आ जाते हैं या नाली वाली में फेंक के आ जाते हैं। ये कहानी आप सुनिएगा, पूरा कहानी जिसने सीबीआई ने बताया। उसके बाद क्या होता है कि ये कहानी ख़त्म होने के बाद सुबह के 6 बजते हैं। सुबह के 6 का टाइमिंग होता है घर की नौकरानी जो मेड थी उनके आने का। भारती मंडल, जो कि 6 से 7 दिन पहले ही ज्वाइन किया था इन्होंने, इनके यहाँ काम करना नूपुर तलवार के यहाँ। जब वो आती है तो गेट लॉक रहता है। तो गेट, 2 चीज़ें बता दो, बाहर से जाते हैं आते हैं तो इनके गेट में क्या होता है 1 2 3 लेयर, 2 या 3 लेयर होते हैं। और सब लेयर तो ऐसा नहीं था कि पूरा कॉम्पैक्ट की गेट बंद कर दे तो आप बाहर से हाथ सिटकिली या छिटकिली जो भी बोलते हो, ये सपोज है ये लाइन बार्स है, बार्स के उस साइड हाथ डालिए खोल सकते हो आप, बार्स के इस साइड हाथ डालिए खोल सकते हो आप। ऐसा उनका रूम का गेट था। सुबह सुबह भारती मंडल आती है तो 2-3 रिंग बजाती है। रिंग बजाने पे कोई दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे डेली नॉर्मल क्या होता था कि हेमराज गेट को खोल देता था। हेमराज के रूम में क्या सिस्टम था, हेमराज का रूम ये है तो सपोज कीजिए है तो इधर से भी एंट्री उधर से भी एंट्री, इस तरह से था। 2 तरह का, एक डायरेक्ट अंदर रूम में एंट्री और एक गेट की तरफ एंट्री था। मैं और इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। और क्या था कि बहुत दिन से, कुछ लोग बोलते हैं बहुत दिन से बंद था, एक साइड वाले बाहर से निकलने वाले, डायरेक्ट अंदर से निकलने का रास्ता था। दरअसल हेमराज का कमरा मैंने आपको बता दिया कि 2 साइड से ओपन था, एक रूम के तरफ डाइनिंग रूम की तरफ और एक अंदर गेट के पास। तो दरअसल कुछ लोग का कहना यह था कि हेमराज का दूसरा वाला जो गेट था जो कि खुलता था अंदर की ओर, तो वो बंद था, बहुत दिन से सामान वामान रखा जा रहा था। तो क्या था कि वो डाइनिंग रूम से घूम के अंदर की तरफ से आता था गेट खोलने के लिए। हुआ यूँ कि उस दिन हेमराज 2-3 घंटे बजाने के बाद भारती के गेट नहीं खोली, हेमराज ने गेट नहीं खोला। तो भारती को लगा कि आई एम गेटिंग लेट, मेरे को चलना चाहिए किसी और को। फिर भी वो लास्ट घंटे 1-8 बार और बजाती है। उतने देर में नूपुर आती है, डॉक्टर नूपुर तलवार, और बोलते कि हेमराज ने गेट नहीं खोला क्या? नहीं हेमराज तो नहीं है। तो तुमने हेमराज को देखा है क्या? तो नहीं मैंने भी नहीं देखा। तो शायद वो दूध लेने गया होगा। तो उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है लो चाबी, बालकोनी से जाकर गिराती है, बालकोनी में आओ लो चाबी ले लो। तो बालकोनी से चाबी गिराती है, भारती ने चाबी लिया और बोलते हैं कि शायद गेट खुला होगा। पहले पूछती है गेट खुला होगा, ट्राई करो। तो जाकर फिर ट्राई करती है, खुला होता है गेट। इतने देर में जब भारती एंट्री मारती है तो देखती है कि राजेश तलवार जो है आरुषि के गेट के पास होते हैं और वो रो रहे होते हैं, और रोते हुए बोलते हैं कि देखो हेमराज ने क्या कर दिया, देखो हेमराज ने क्या कर दिया। तो सभी लोग पूछते हैं, नूपुर पूछते क्या हुआ, भारती पूछते क्या हुआ। तो बोलते देखो हेमराज ने आरुषि की मर्डर की और वो भाग गया। बस यही लाइन था, हेमराज ने मर्डर की और भाग गया। ये कहना है सभी। पूरे जो मैं कहानी बता रहा हूँ सीबीआई का दलील है, सीबीआई ने जो कोर्ट में कहा है, मैं एक भी शब्द आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे मतलब कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सब टैग भले ही हो जाए क्योंकि मैं आपको समरी बता रहा हूँ तो हो सकता है। ये कहते हुए आगे की कहानी क्या होती है कि भारती सबको बुलाती है, मोहल्ले में किसी ने अगल बगल को बुलाती है, बोलती है, हल्ला करती है, रोने का आवाज़ ये दिस दैट। फिर अपने दोस्त को बुलाते हैं, आपको राजेश तलवार, उन लोग आते हैं। और फ़ोन जो है पुलिस को आधे घंटे बाद किया जाता है, आफ्टर हाफ एन आवर। आप समझ सकते हो, आधे घंटे के बाद फ़ोन किया जाता है पुलिस को। पुलिस आती है, तब तक पुलिस को आने के पहले तक बहुत सारे लोग उस कमरे में आ चुके थे, बहुत सारे लोग सब कुछ को टच वच कर सकते। देखिए होता क्या है कि आप कहीं भी क्राइम की जगह आप जा रहे हो तो वहाँ पे पहले पुलिस क्या करती है, उसको बैन कर देती है, यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं, आना जाना अलाउड नहीं। वहाँ हुआ यूँ कि बंद किए लोग, तो बहुत सारे लोग आ गए चल गए, बहुत सारे लोग टच किए, इसको टच किए, उसके टच किए, दिस दैट को टच कर दिए। होता क्या कि टच नहीं किए होते तो सब कुछ पर्दे की तरह क्लियर रहता, क्या क्रिस्टल क्लियर रहता कि जाते पुलिस आती, फिंगरप्रिंट लेती, दिस दैट करती, जो भी तब प्रोसेस अपना करती। और कुछ लोग जो उसमें बच गए होंगे बच नहीं पाते।
फिंगरप्रिंट आ गया होता है। अभी है कि सब लोग, बहुत सारे लोग आ गए तो सबका फिंगरप्रिंट किससे किससे मैच कराओगे भाई, हु आर यू। पुलिस आती है तो हेमराज पे आरोप लगाते हुए तलवार साहब बोलते हैं कि देखिए हेमराज ने मर्डर किया और वो भागे, जाकर आप हेमराज को पकड़ के लाइए, चला गया, भाग गया यहाँ से। तो पुलिस पहले तो बॉडी लेती है, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है 8:30 बजे के आसपास। पोस्टमार्टम करके 1 बजे रिटर्न कर देती है इनको, डॉक्टर तलवार को, राजेश तलवार को पोस्टमार्टम करने के बाद। और डॉक्टर तलवार उसके बाद 4 बजे तक, 3-4 बजे तक के आसपास लेके चले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, लास्ट राइट्स के लिए। उसके पहले क्या होता है कि पुलिस जो है उसके साथ ही जो पुलिस के ग्रुप, कुछ ग्रुप नेपाल चले जाती है, कुछ लोग हेमराज के दामाद हैं जीवन को पकड़ लेती है, जीवन को पकड़ के पूछती है मार करके तुम्हारा फादर इन लॉ कहाँ है, ये वो दिस दैट करके बहुत ही टॉर्चर करती है पुलिस। तो सही में उसको पता तब तक नहीं था कि हेमराज, पहले तो शौक हो जाता है कि हेमराज ने ऐसा किया कि अपनी 14 साल की बच्ची नौकरानी मालिक की बेटी को मार के भागे। पहले तो उसको विश्वास नहीं होता है जीवन को। उसके बाद बहुत दिन, मतलब कि 2-4-5 दिन के बाद ढूंढने के बाद क्या होता है, जब ये अस्थियां लेकर कहीं और जाते हैं विसर्जन के लिए, उस समय डॉक्टर तलवार के घर में उनके दोस्त लोग थे, जो करीबी दोस्त थे, वो देख रेख कर रहे थे। और एक रिटायर्ड पब्लिक ऑफिसर, रिटायर्ड क्या नाम था उनका, के गौतम जी, वो भी थे, वो भी मुआवजा कर रहे थे। तो हुआ यूँ कि छत पे क्या था कि छत पे जा नहीं रहा था कोई, कि छत पे कुछ ने पुलिस ने भी नहीं सोचा कर दिया, पुलिस भी नहीं सोच रही कि छत पे क्या हो सकता है। के गौतम ने फिर बोला कि चलो छत पे देखा जाए। तो पुलिस के मदद से छत पे जाती है। छत पे ताला लॉक रहता है, तलवार से मांगती है, तलवार के पास चाबी, बोला मेरे पास तलवार को बोलते चाबी, मेरे पास चाबी भूल गया, खो गया, दिस दैट कुछ भी बहाना बना देते हैं तलवार साहब, राजेश तलवार। और बहाना बनाने के बाद सेकंड छत भी कनेक्टेड था, तो शायद उन लोग उधर से जाते हैं, जाकर देखते हैं कि यहाँ पे जो मैट्रेस पड़ा हुआ है, मैट्रेस एक पड़ा हुआ था इनका, तलवार जी का, और ये जो लाश है, पूछते हैं पहले तलवार जी से कि क्या आप ये जानते हो किसकी लाश है ये। तो तलवार जी ना इनकार के दम कर देते कि नहीं मैं नहीं जानता। भाई बताइए, आपके यहाँ नौकर है, आप जान नहीं पा रहे हो कि कौन है कौन नहीं है। उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, मैं नहीं जानता। उसके बाद आती है बारी, उसके दोस्तों को मुझे बुलाया जाता है हेमराज को। तो हेमराज के दोस्तों ने खटाक दी का पहचान किया कि हाँ भाई ये तो हेमराज की ही बॉडी है। उसके बाद बॉडी को कैप्चर किया जाता है, अपने हिरासत में लिया जाता है, और यहाँ से कहानी होती है गिरफ्तारी की। 23 तारीख को वो दिन है जब पहली बार किसी को अरेस्ट किया जाता है। उस शख्स का नाम होता है राजेश तलवार जी। नहीं, उसके पहले शायद कृष्णा के विष्णु शर्मा को, शायद हाँ विष्णु शर्मा को भी अरेस्ट किया जाता है। थोड़ा सा उसको इंक्वायरी होती है, तो विष्णु शर्मा बच जाता है, बाहर निकल जाता है, मतलब उस पर उतना बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन 23 तारीख को तलवार को, मिस्टर एंड मिसेस तलवार को पहली बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, पूछा जाता है, और इस बीच राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी दिन IPS जो है, IG नोएडा पुलिस बोलिए एक तरह से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी दिन कहानी बताते हैं कि आपको इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये वो था, इसलिए इनकी बच्ची को पता चल गया था, वो ब्लैकमेल कर रहे थे। पहले दूसरी घटना ही बोली, पहले बोले कि नहीं रिलेशनशिप में आ गई थी वो हेमराज के, इतना डिप्रेशन में थी और इन्होंने देख लिया इसलिए उसको मर्डर कर दिया, कुछ इस टाइप में कहानी बताकर। ये कहानी पहले दिन 23 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया। और 25 नवंबर 2013 को राजेश को और नुपुर को उम्र कैद की सज़ा होती है। आज 8 में अरेस्ट किया गया, 5 साल बाद उम्र कैद की सज़ा होती है 25 नवंबर को, बात समझिएगा। उसके बाद क्या होता है कि लोअर कोर्ट से उनको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, फिर इन लोग जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद इनको जमानत मिल जाती है। आप पूछिएगा भाई जमानत कैसे मिल गई, जब उम्र कैद की सज़ा हो तो सज़ा कम होता है, डायरेक्ट एकदम बेले कैसे हो गया। तो मैं इसकी कहानी पूरा बताता हूँ। क्या हुआ कि CBI वालों ने, देखिए क्या 2 गलती कर दी। CBI ने बोला कि उस दिन बस 2 ही लोग घर में थे, 4 लोग थे घर में, जिसमें 2 लोगों का मर्डर हुआ, 2 लोग जिंदा हैं। 4 लोगों में 2 लोग जो मरे और 2 लोग जो जिंदा हैं। 2 लोगों में कहा गया, ये भी बताया गया कि उसके बाद क्या होता है, मैं कहानी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, कहानी में 2 लोग जो जिंदा हैं
उसके अलावा न कोई घर से बाहर गया न कोई घर से अंदर आया। तो मर्डर बाहरी तो हो नहीं सकता है। तो मर्डर ऑफ कोर्स घर के हैं, उसमें भी वो राजेश तलवार हैं। और ये जो नुपुर तलवार है, इन्होंने पूरे क्राइम को छुपाया, हाइड किया, इसलिए नुपुर तलवार भी इसके बराबरी के हकदार है। चोर के साथ दीजिएगा तो आप भी चोर ही कहलाइएगा। तो नुपुर तलवार को भी ये बताया गया। लेकिन देखिएगा, दो चीज हुआ। उसके पहले सीबीआई ने पहले क्या बोल दिया था, सीबीआई ने बोला है कि ये गए अपने जो औजार था जिससे इन्होंने मर्डर किया, वो क्या बोलते हैं ब्लेड और जो स्टिक थी, वो को जाके डंप करके कहीं फेंक कर, कहीं को नुका कर छुपा कर आ गए। समझिएगा, पहले बोले कि कोई आया गया नहीं, तो मतलब मर्डरर के घर ही का है। उसके पहले बोल चुके हैं कि जो तलवार हैं जो बाहर गए थे और जाके डंप करके अपने औजार को आ गए। कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों बातों में, इसलिए उनको जमानत मिली। पहली चीज। दूसरी चीज ये हुई कि गार्ड से पूछा गया, तो गार्ड ने बोला कि नहीं सर, कोई ना कोई बाहर गया उस बीच, ना कोई अंदर आया। तो देखिए, गार्ड की बात में एक चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गार्ड, देखिए कोई भी आदमी इंसान होता है। आपको उसको उसकी ड्यूटी थी, मैं बता दूँ 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी या 7 बजे तक की ड्यूटी थी। तो कोई भी है तो भाई किसी को झपकी आ सकता है, कोई झुक सकता है, कुछ भी ले सकता है। कोई नहीं होता पावर नैप ले लिए 5 मिनट का बैठे बैठे, या किसी को वॉशरूम लग गया, टॉयलेट लग गया या कुछ और लग गया। तो हो सकता है कि 5 मिनट के लिए वो गया, उस बीच वो गए होंगे राजेश तलवार और डंप करके आ गए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो अब गार्ड के बात पर यह हुआ कि नहीं, चलो गार्ड सपोज करो सत्य बोल रहा है और उसने कभी 100% एक्यूरेसी के साथ काम किया, ये भी उनके खिलाफ चला गया, जिससे उस जमानत मिलने में आसानी हो गई। उसके बाद कहानी अब पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहानी पहुंचने के बाद देखिए उसका रिजल्ट क्या है, ये तो आगे पता चलेगा। और डॉक्टर राजेश तलवार, नुपुर तलवार जमानत पे, कृष्णा तलवार बाहर, कृष्णा जो कंपाउंडेंट था बाहर, राजकुमार जो फ्रेंड के यहाँ नौकर था वो भी बाहर। मतलब कि इस कहानी को, इस क्राइम को हुए कितने साल बीत गए, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं है। कोई भी अभी तक फाइनल नहीं होता, फाइनल डिक्लेरेशन रिजल्ट का नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए क्या होता है। देखिए कुछ बातें इस तरह की निकल जा रही है ना। देखिए थे 4 ही लोग, मरे 2 लोग, तो बाकी 2 लोग ना कोई बाहर से अंदर आया ना अंदर से बाहर गया, तो मारा कौन। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया इसमें, देखिए और भी क्या हुआ कि सीबीआई जब ऊपर गई, पुलिस टीम घर ऊपर गई, तो पंजे का निशान मिल गया आपको रूम गेट के पास। नहीं होता कि बकाया तो आदमी पंजा हाथ रख दिया दीवार पे, तो उस पंजे का जब निशान मिला तो सीबीआई वाले ये पुलिस वाले बहुत खुश हो गए कि चलो अब तो कातिल मिल गया। तो नुपुर और राजेश तलवार को हाथ लेके गए मैच कराने के लिए, तो पूरा मैच भी हो गया। जब मैच कराने के बाद तो खुश हो गया, यार तो अब कातिल तो मिल गया। दूसरे आदमी को मिला है वो भी मैच कर गया, तीसरे आदमी को मिला है वो भी मैच कर गया। हुआ क्योंकि ये फिंगरप्रिंट नहीं, फिंगरप्रिंट दरअसल अलग चीज होती है, और वो फिंगरप्रिंट अलग चीज है, और ये जो आप जाकर दिखा रहे हो, ये हाथ से हाथ मिला रहे हो, तो वो अलग चीज हो रही है। और जाकर बहुत सारे 10-11 लोगों की मैच करके तो लीजिए, फिर फेरा बढ़ गया। ऐसे करते मतलब समझिए कि उसमें अभी तक किसी का अभी तक गोल्फ स्टिक नहीं मिला जिससे मर्डर हुआ, ना वो ब्लेड मिली जिससे मर्डर किया गया, कि उसमें एविडेंस मिल जाए, किसी चीज का अभी तक कुछ भी एविडेंस नहीं मिल पाया। इसलिए अभी दोनों जमानत पे जो भी है, और ये कहानी पता ही नहीं चलता बाप ने बेटी को क्यों मारा, आखिर सत्यारा कौन है, आखिर किसने मर्डर किया। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? ऐसे हम लोग जजमेंट तो दे नहीं सकते, जजमेंट देने वाली सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ऐसा बात करना भी ठीक बात नहीं है। चलिए, लेकिन हमारी तरफ से ये कहानी है, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, समझाने की कोशिश की, शॉर्ट टर्म में, बहुत लंबा भी वीडियो खींचने की कोशिश नहीं की। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने वो सब पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और किसी चीज़ को इसमें कमी हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा कि क्या कमी थी। और यदि किसी पॉइंट को मैं भूल गया होऊंगा तो आप प्लीज़ याद दिलाइएगा, मैं फिर से कवर कर लूँ अलग वीडियो पार्ट 2 बनाकर। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसी मर्डर केस का फिर फाइनल रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो को देखिएगा, कुछ मिस हुआ होगा
उसके लिए हम सॉरी भी बोलते हैं। कुछ गलत बोल दिए होंगे उसके लिए भी सॉरी बोलते हैं। कुछ छूट गया होगा कुछ, उसके लिए क्षमा।